हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 किया था जिसमें कूलम्ब लॉ सुपरपोजिशन थ्योरम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने की थी। कई तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस की। अब आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं, ठीक है। इसमें कुछ नई तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ईजी प्रॉब्लम्स हैं, बट देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग ए डेंसिटी, ये इससे डेंसिटी दिखाई गई है, ठीक है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स। देखिए यहां पर डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से इस तरह से दो बॉल्स हैं जो इस तरह से है, सस्पेंडेड है, इनकी डेंसिटी दी है इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। कह रहा है कि जो बॉल्स हैं वो इक्वल लेंथ की हैं। मान लेते हैं लेंथ कितनी, L और L, ठीक है। बोथ हैव एन इक्वल मास, मतलब इन बॉल का जो मास है वो भी M और M है। एंड चार्ज, मास और चार्ज दोनों बराबर है। मान लेते हैं इस पर भी चार्ज Q है और इस पर भी चार्ज कितना है, Q है, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में, कह रहे हैं वो एंगल कितना है, थीटा है। ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। ठीक, नाउ बोथ द बॉल्स हैव इमर्ज्ड इन लिक्विड। अब क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों बॉल को लिक्विड में डुबो दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। एज अ रिजल्ट एंगल थीटा डज नॉट चेंज, लेकिन कह रहा है एंगल थीटा चेंज नहीं हो रहा है। कह रहा है द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज दिस, ठीक है। कह रहा है जिस लिक्विड में इसको डुबोया जा रहा है उसकी डेंसिटी ये है। कह रहा है फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड का कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड कीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अब यहां से बात करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। जरा यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। चूंकि दोनों पे चार्ज Q और Q है तो जाहिर सी बात है दोनों बॉल एक दूसरे को कुछ फोर्स से रिपेल करेंगे। कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। मान लिया कितने फोर्स से रिपेल करें, F और F। क्या हम इस F की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू कूलम्ब लॉ लगाया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। तो K, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है अपॉन R। दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, हमें दूरी नहीं पता ये, लेकिन L पता है, ये एंगल थीटा है। क्या ये हमारा L साइन थीटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। साइन थीटा इज इक्वल टू यहां से क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दिस, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज दिस। तो ये जो इतनी डिस्टेंस है इसको कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए ये, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L साइन थीटा। तो L साइन थीटा और ये भी कितना हो जाएगा हमारा, L साइन थीटा, हाँ या ना, ठीक है। तो अब देखिए दूरी कितनी होगी, L साइन थीटा और L साइन थीटा मतलब 2L साइन थीटा बच्चों, ठीक है। डिस्टेंस का स्क्वायर, ये क्या हुआ, KQ स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक। इतना फोर्स लग रहा है, ठीक। अब जरा हम एक बॉल को लेके इसको एनालाइज करते हैं। ये देखिए स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन क्या होगी, T होगी। भाई जाहिर सी बात है ये रस्सी से बंधा है स्फीयर, इसका वेट नीचे की तरफ कुछ एक्ट कर रहा होगा। कितना लग रहा होगा नीचे की तरफ, वेट कितना होगा, mg, ठीक, नीचे की तरफ लग रहा है। या इसको आप W भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू mg, बात वही है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, F लग रहा है, ठीक। क्या हम इसको एनालाइज कर सकते हैं एक बॉल को लेके? बॉल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी ये बात हो चुकी है, क्योंकि जब ये इक्विलिब्रियम में पहुंच गई है तब ये एंगल थीटा है। इक्विलिब्रियम में पहुंचने मतलब एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जिससे रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक। अब कोई दूसरा फोर्स भी होगा, दूसरा फोर्स कौन सा होगा, जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन है T है, ठीक। ये एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, मतलब ये एंगल वर्टिकल से कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक। तो देखिए इधर की तरफ
टी कॉस थीटा और इधर की तरफ क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। रिजॉल्व कर लीजिए, टी यहां से एंगल लिया, इधर कॉस कंपोनेंट इधर साइन कंपोनेंट। अब जरा यहां से देखिए, यहां से अगर हम देखें तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि बॉल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब एक्स डायरेक्शन में आमने सामने लगने वाले फोर्स बराबर वाई डायरेक्शन के फोर्स बराबर, पता है आपको, ठीक है। मतलब टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू द एफ, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, तो नीचे की तरफ वेट जा रहा है, क्या है इसका वेट, mg, ठीक। अच्छा, अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर दें, मान लीजिए, तो टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा f अपॉन mg। mg क्या होता है, वेट होता है, w, w इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, mg, एवरीवन नो दैट, ठीक। या यहां से अगर हम f निकाल लें तो f इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, mg tan थीटा, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक। हम f को इस फॉर्म में भी निकाल के लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg tan थीटा, इस इक्वेशन से देखिए, और ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, ठीक। नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया बच्चों, सभी लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम पहले ही बना चुके होंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने बना लिया होगा। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, एक बार जब इसको लिक्विड में डुबोया गया तो अब क्या होगा, भाई सिंपल सी बात है, कोई चीज है अगर आप लिक्विड में डुबोते हैं, ठीक है, ये है कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, अब इसको आपने लिक्विड में ले गए, लिक्विड में क्या होता है, कोई भी चीज जब लिक्विड में जाती है, ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका वेट आपको कम अपीयर होता है कि नहीं होता है। एक होता है अपेरेंट वेट, जैसे अभी बात करते हैं अपेरेंट वेट, क्या होता है अपेरेंट वेट, जो अपेरेंट वेट होता है बच्चों वो क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस, माइनस क्या, माइनस, ठीक है, क्या क्यों कम लगता है, माइनस जितना उनपे क्या लगता है, बायड फोर्स लगता है, क्या लगता है, अपथ्रस्ट लगता है, ठीक है। लगभग एक ही चीज है, सिमिलर है, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूं, जब वहां पढ़ेंगे तब आपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब यहां से जो भाई ये बॉल है, ठीक, इसका वेट है, एयर में इसका वेट है, मान लो W इज इक्वल टू mg, मान लो आ रहा है 30 न्यूटन। अब यहां पर एक अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट लगने लगता है, बाइंड फोर्स लगने लगता है, तो होगा क्या, मान लीजिए 10 न्यूटन का लग रहा है, तो बॉल आपको कितनी अपीयर होगी, 20 न्यूटन की ही अपीयर होगी, हाँ या ना। वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस बाइंड फोर्स, या अपथ्रस्ट कह लीजिए, ठीक है, अभी बहुत डिटेल में नहीं, या अपथ्रस्ट कर दें, ठीक है। तो आप क्या होगा, जितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगता है इस पे, कितना बाइंड फोर्स लगता है, या अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ कितना लगता है, वो फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो अपेरेंट वेट होता है वो एक्चुअल वेट से, एक्चुअल वेट मतलब जो वेट एयर में है उस बॉडी का, उससे कम हमें अपीयर होता है, ठीक है, कम लगता है। क्यों, क्योंकि अरे भैया एक बोरी उठा रहे हो, 50 किलो की बोरी है, अब नीचे से कोई और थोड़ी ताकत लगा दे तो तुम्हें बोरी हल्की लगेगी ना, तुम्हें लगेगा अरे आसानी से उठ गई, वेट कम लगेगा ना। वैसे ही होता है अपथ्रस्ट फोर्स या बाइंड फोर्स, तो नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, तो लिक्विड में बॉडी का वेट आपको कम अपीयर होता है, ठीक। अब आप सोचिए, ध्यान दीजिए, ठीक, अब आप ध्यान देना बच्चों कि जब, ठीक है, तो जैसे आप कोई वेट उठाते हो, ठीक है, और नीचे से किसी ने सहारा दे दिया तो आपको वेट हल्का लगता है, वैसे ही जब लिक्विड में डुबोते हो बॉडी को तो नीचे से अपथ्रस्ट से लगता है, ठीक है। तो एक या बाइंड फोर्स, लॉ ऑफ बायन्सी पढ़ा है ना, वो फोर्स लगता है तो ऊपर की तरफ लगता है, जितना लिक्विड वो बॉडी डिस्प्लेस करती है उतना ही उस लिक्विड के वेट के बराबर ही फोर्स ऊपर, पता है आपको, बॉडी पे लगता है, तो आपको बॉडी हल्की अपीयर होती है कंपैरेटिवली जब बॉडी एयर में होती है। समझ रहे बात की नहीं। अब बात करते हैं, अब उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि भैया जो है बॉडीज को, ठीक है, दोनों जो हमारा जो स्फीयर थे उनको लिक्विड में ले गए। अब जब आप लिक्विड में ले जाएंगे, अब जरा एनालिसिस करते हैं। अब भैया ये एक स्फीयर ले लेते हैं, लिक्विड में है, जब ये लिक्विड में है, ध्यान दीजिए, यहाँ टेंशन T, इधर की तरफ फोर्स F लग रहा था, यहाँ हमने टेंशन T मानी, और उसने कहा जब लिक्विड में ले गया तो एंगल में कोई फर्क नहीं आ रहा, मतलब थीटा अभी भी थीटा ही है, ठीक, वेट नीचे की तरफ जो लग रहा है mg, ठीक।
अब यहां फर्क क्या आएगा ये ध्यान दीजिए। अब जब ये लिक्विड में है, अब ये इन लिक्विड में आपने डुबो दिया, ठीक है बच्चों। तो जब लिक्विड में डुबो दिया तो जाहिर सी बात है कि नीचे से एक और फोर्स इस पे लगने लगा, ठीक है। कौन सा फोर्स? अपथ्रस्ट या फोर्स ऑफ बायंड फोर्स इस पे लगना शुरू हो गया, ठीक है, जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। भैया लिक्विड में है अभी, इन बॉल को कह रहा है लिक्विड में डुबो दिया, स्फीयर को, इस अरेंजमेंट को लिक्विड में डुबो दिया, तो नीचे से अपथ्रस्ट लगेगा। पहले क्या इक्वेशन थी? एंगल चेंज नहीं हुआ, इधर कंपोनेंट क्या जाएगा? टी कॉस थीटा, और इधर क्या जाएगा बच्चों? टी साइन थीटा। हाँ या ना? अब अगर देखें तो यहां से यहां फोर्स F था, अब मान लेते हैं फोर्स कितना लग रहा है? F डैश लग रहा है। अब देखिए टी साइन थीटा किसके बराबर होगा? टी साइन थीटा इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है? F डैश। इधर लगने वाला फोर्स, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? फोर्स ऊपर लग रहा है टी कॉस थीटा प्लस जितना अपथ्रस्ट या बायंड फोर्स, अब इज इक्वल टू क्या होगा? mg। एक्चुअल में, ठीक, अब हमारा अपेरेंट वेट क्या हुआ देखा जाए अगर, ठीक है, देखा जाए अगर बच्चों, ठीक है, तो अब भाई अभी mg था, नीचे की तरफ टोटल वेट कितना लग रहा था? mg, ठीक। अब ऊपर की तरफ एक और वेट लगने लगा, एक फोर्स और लगने लगा b। mg क्या है? वेट। वेट क्या है? फोर्सेस होता है। तो अब अगर हम अपेरेंट वेट देखें तो एयर में वेट था mg माइनस इस पे अपेरेंट फोर्स कितना लग रहा है? b। बायंड फोर्स कितना लग रहा है? b। अब इतना वेट हमको महसूस होता है लिक्विड में, क्योंकि mg नीचे की तरफ था, फ्री एयर में mg वेट था, नीचे से एक और फोर्स लग रहा है। तो आप यहां पर इसको मेजर करेंगे तो आपको हल्का लगेगा, वही यहां से आएगा। देखिए अब t cos थीटा इज इक्वल टू, अब क्या होगा? mg माइनस b, ठीक भाई। पहले t cos थीटा बराबर mg था, यहाँ इक्वेशन निकाली थी t cos थीटा इज इक्वल टू mg, मतलब t cos थीटा ऊपर की तरफ लग रहा था, mg नीचे की तरफ लग रहा था, इक्विलिब्रियम में था, तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स आपस में बराबर होंगे। लेकिन अब t cos थीटा किसके बराबर आ रहा है? mg माइनस b के बराबर आ रहा है, मतलब पहले mg के बराबर था, लेकिन अब ये ओवरऑल इसकी वैल्यू कम हो गई, मतलब अब वेट कम होगा इसका लिक्विड में। क्यों? क्योंकि इतना बायंड फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, जो टी को सपोर्ट करेगा, टेंशन को सपोर्ट करेगा, इस फोर्स को सपोर्ट करेगा। तो अब ये इक्वेशन हमारी बन के आ गई, ठीक। इधर नोट कर लिया था बच्चों, ठीक। अब वही जो यहां पे किया था, अब दोनों को, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं। नोट कर लिया? यहां से हमने क्या निकाला था? F इज इक्वल टू mg tan थीटा। F इज इक्वल टू क्या निकाला था? mg tan थीटा, ठीक बच्चों। अब देखिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करिए तो t sin थीटा, बल्कि t भी क्या, टेंशन भी चेंज कर ले, बोल देते हैं टेंशन क्या हो जाएगी? t डैश हो जाएगी। नहीं टेंशन मत चेंज करिए, हाँ टेंशन चेंज करिए t डैश, क्योंकि उस पर भी फर्क पड़ेगा, ठीक। हालांकि टी कट जाना है, कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। तो टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू ये फोर्स, अब जो फोर्स लगेगा एफ डैश, अब फोर्स चेंज होगा भैया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया ना, लिक्विड में आ गया, ठीक। और टी डैश कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? mg माइनस b। टी कट गया, कोई फर्क नहीं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन mg माइनस b। यहां से क्या आ जाएगा? एफ डैश इज इक्वल टू mg माइनस b इंटू tan थीटा। b क्या है? अपथ्रस्ट फोर्स है, मान लीजिए b क्या है? अपथ्रस्ट, जितना लिक्विड फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक, जितना लिक्विड फोर्स लगा रहा है। अब लिक्विड फोर्स लगाता है कितना? कितना फोर्स लगाता है, ठीक है, कितना फोर्स लगाता है, कितना फोर्स लगाता है? b कितना होता है? वेट ऑफ द लिक्विड या वेट ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का अंदर लिक्विड का दोनों होता है, डिस्प्लेस्ड, कितना फोर्स लगाता है, कितना होता है? अपथ्रस्ट, कितना फोर्स होता है? जब आप किसी चीज को पानी में डुबोते हो तो नीचे से उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, कितना लगता है? जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके वेट के बराबर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। बात समझ रहे हैं? जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है, बात समझ रहे हैं? आपने स्फीयर लिया, उसको पानी में डाला, तो पानी में वो क्या करेगा? स्फीयर के लिए जगह है नहीं, पूरा लिक्विड ही लिक्विड है, ठीक है, पूरा वाटर है, तो वो अपने लिए जगह बनाएगा ना। जितना स्फीयर का वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम में तो लिक्विड नहीं है, अब पानी में उतनी जगह पे तो स्फीयर आ गया ना, तो उसने उतने अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को डिस्प्लेस किया ना भाई, तभी तो पानी की जगह वो लिक्विड है, ठीक है। तो जितना उसने वाटर डिस्प्लेस किया उस वाटर का जो वेट होगा उतना अपथ्रस्ट लगता है, ठीक। इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब बात करते हैं, अब जरा यहां पे बात करते हैं, मिटा दें इसको, ठीक है। जरा इस इक्वेशन में देखिए बच्चों, एफ डैश इज इक्वल टू
एफ डैश इज इक्वल टू एम जी। एम जी क्या है? W वेट। कब का वेट है? किसका वेट है? ये किसका वेट है? स्फीयर का वेट है। क्या स्फीयर की डेंसिटी रो दी थी, क्वेश्चन पढ़िए, रो दी थी। रो इज इक्वल टू क्या होता है? m बाई वी। तो m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रो इंटू वी लिख सकते हैं। तो हमने स्फीयर की डेंसिटी रो दी थी, ठीक है, तो रो इंटू वी वॉल्यूम और इंटू जी माइनस बी की बात करते हैं बच्चों। बी कितना? हमने क्या कहा, मान लीजिए स्फीयर आया यहाँ पानी में, लिक्विड में, वाटर में, जो भी लिक्विड है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस पे अपथ्रस्ट कितना लगता है या बाइंड फोर्स कितना लगता है। दोनों में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन यहाँ जो कि हम डिटेल में फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो हम कॉन्सेप्ट यूज कर ले, दोनों लगभग एक ही। ठीक, इसमें कितना बाइंड फोर्स लग रहा है? तो हमने कहा ये जितना ये लिक्विड यहां से डिस्प्लेस होगा उसके वेट के बराबर ही बाइंड फोर्स लगता है या अपथ्रस्ट लगता है। तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ भाई? ये आ गया वाटर के अंदर, तो ये इतना वॉल्यूम है स्फीयर का, तो जितने वॉल्यूम में स्फीयर है उतने लिक्विड को तो उसने हटा दिया होगा ना बच्चों, आया ना? तो कितना, मतलब इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड यहां से डिस्प्लेस हुआ होगा। स्फीयर का वॉल्यूम क्या बनाए भी। अब जो इतने वॉल्यूम का बराबर ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, करा जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके वेट के बराबर अपथ्रस्ट लगता है। तो वेट के लिए क्या करें? v है। अब इसका मास निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम तो v, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी? सिग्मा। इससे दिखाया सिग्मा इंटू वी, मतलब ये हो गया मास जो डिस्प्लेस लिक्विड है, लेकिन जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर फोर्स लगता है। तो उसका वेट कितना हो जाएगा? हो जाएगा m इंटू जी। ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, मतलब इतना बायंट फोर्स लगेगा। मतलब यहां पर b की जगह हम क्या निकाल सकते हैं? b की जगह क्या लिख सकते हैं? जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका मास रो इंटू वी। ठीक, अब इसको वेट में कन्वर्ट करिए क्योंकि वेट ही फोर्स होता है, इंटू जी। ठीक, m ये हो गया इंटू जी, ये है आपका बायंट फोर्स। ठीक, एफ डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस बी इंटू यहाँ क्या हो जाएगा? tan थीटा। गेट इट और नॉट? ठीक है बच्चों, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसके वेट के बराबर फोर्स लगता है। लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ? जितना वॉल्यूम इसका है। अब भाई इसको यहाँ पानी में आना है ना, किसी चीज को अंदर आना है तो वो जगह बनाओगे ना उसके लिए, तो इतने ही वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड हटाया यहाँ से, तो लिक्विड का वॉल्यूम वी। अब जितना लिक्विड हटा उसका वेट चाहिए, तो पहले उसका मास तो निकालो। मास के लिए क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वी। लिक्विड की डेंसिटी दी है, डेंसिटी इंटू वी। ठीक है, m इज इक्वल टू क्या होगा? रो वी होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो डेंसिटी इंटू वी मास हो गया। अब उसके वेट के बराबर, तो उसको वेट में बदलिए, इंटू जी। वेट के बराबर फोर्स ऊपर लगता है, ये हमने कर दिया। एवरीवन गेट दैट? हाँ या ना बच्चों? ठीक, समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जरूर से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब जरा बात करते हैं। कह रहा है कि अब इस लिक्विड, जिस लिक्विड में सिस्टम को डाला गया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? डाइलेक्ट्रिक कौन है आपको? उसका एक फार्मूला आपको याद है? F बाई एफ डैश है, याद है? K इज इक्वल टू, पढ़ाया था ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी में पढ़ाया था, हाँ है ना? ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है F बाई एफ डैश, ये फार्मूला पहले लेक्चर में जाके देखिए कूलम्ब लॉ के बाद, जब डाइलेक्ट्रिक की बात की है या रिलेटिव परमिटिविटी की बात की है, बताया था ना रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, क्या होता है? फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर अपॉन फोर्स बिटवीन चार्जेस इन दैट मीडियम। जिस मीडियम की बात कर रहे हैं, जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक, पहले चार्जेस एयर में रखे थे तब उनके बीच फोर्स निकाल लें अपॉन चार्जेस, अब जिस मीडियम की बात कर रहा उस मीडियम में रख दिया, वहां फोर्स निकाले, तो इनका जो रेशियो होता है वही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या रिलेटिव परमिटिविटी। पढ़ चुके हम लोग पहले, शुरुआत के लेक्चर में देखिए, जब परमिटिविटी वाला लेक्चर अलग से लिया उसमें पढ़ाया। ठीक, तो यहां से हम निकाल सकते हैं K इज इक्वल टू एफ कितना निकला था? mg tan थीटा। ठीक, इक्वेशन 1 अपॉन एफ डैश क्या निकाला है? रो vg माइनस सिग्मा vg इनटू tan थीटा। ठीक, tan थीटा tan थीटा यहां से कट गया। ठीक, ये क्या था? इक्वेशन 1 में mg मास
किसका मास था ये, स्फीयर का, ठीक है, mg tan थीटा। ठीक, पहले तो स्फीयर हवा में थे तभी की बात की थी, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू, यहां भी स्फीयर का मास कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू v इंटू जी अपॉन, नीचे क्या है, नीचे देखिए वॉल्यूम तो सेम ही है, v और g कॉमन ले लिया, v और g कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रो माइनस सिग्मा ये हो गया, v और g कट गया, डायरेक्टली कांस्टेंट क्या गया, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। दिस इज द आंसर। ठीक, दिस इज द आंसर। भाई मास को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, स्फीयर का मास है रो इज इक्वल टू m बाई v, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इनटू v। स्फीयर की डेंसिटी क्या दी है, ये दी है कि नहीं दी है, तो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम या जिस लिक्विड में उसको डुबोया गया था। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि 3 पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड कैरिंग ए चार्ज q each आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय इंसुलेटिंग मासलेस स्ट्रिंग्स। पहले क्वेश्चन समझिए बच्चों, ठीक है। कह रहा है कि 3 पार्टिकल हैं, ठीक है, और तीनों पार्टिकल है उन पे एक इक्वल चार्ज है, ठीक है, चार्ज q, ठीक है, वो सस्पेंडेड है 3 स्ट्रिंग से, 3 रस्सी से बने पार्टिकल, ठीक, और ऊपर एक पॉइंट से लटक रहे हैं, ठीक है। ऐसे देखिए सिचुएशन कुछ ऐसे है, एक पार्टिकल ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे, ठीक है। 3 पार्टिकल है बच्चों, ध्यान दीजिए, 3 पार्टिकल है, ऊपर से लटक रहे हैं, ध्यान दीजिए, 3 पार्टिकल है, दिख रहा है, 3 पार्टिकल है ऐसे सस्पेंडेड है ऊपर से, ठीक है, दिख रहा है बच्चों, ठीक है, 3 पार्टिकल, ठीक, स्ट्रिंग से, यहां के एंड में 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो 3 स्ट्रिंग से लटक रहे हैं, ठीक है, ये देखिए 3 स्ट्रिंग, ठीक है, 3 स्ट्रिंग जो है उनसे बंधे हुए लटक रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है मासलेस स्ट्रिंग्स है, ईच ऑफ लेंथ l, तीनों स्ट्रिंग की लेंथ l दी गई है। कह रहा है कि इफ द पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम एंड आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड a, कैलकुलेट द चार्ज। कह रहा पार्टिकल जो है, ठीक है, कह रहा है पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में हैं, और कह रहा है कहां लोकेटेड है, एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। अब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहां से आ गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां से आ गया, ये तीनों पार्टिकल जो बच्चा बताया, ध्यान दीजिए, तीनों पार्टिकल दिख रहा है, एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, बिल्कुल ये स्ट्रिंग है, ये रस्सियां हैं, इनके एंड में यहां पे तीनों पार्टिकल हैं, दिख रहा है, तीनों पार्टिकल है एंड में, ठीक है। अब यहां नीचे देखिए, इनकी तो लेंथ l l l दी है, और कह रहा है कि सारे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों जो पार्टिकल है इनको आपस में मिलाया जाए, ये लाइन मिलाइए, ये मिलाइए और ये मिलाइए, समझ रहे हैं, ऐसे मिलाइए, इनके एंड दोनों पार्टिकल यहां पर है, ये मिलाइए, फिर ये लाइन गई और ये लाइन गई, इनके जो नीचे तीनों पार्टिकल जहां लटक रहे हैं उनको अगर आपस में मिलाएंगे तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जिसकी साइड कितनी है, L है, ठीक है। डायग्राम देखिए समझ में आएगा, ठीक, ये देखिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है, यहां से देखिए, यहां से पॉइंट P है, ठीक, यहां से 3 पार्टिकल इस तरह से सस्पेंडेड, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, ये तीसरी साइड है, 3 पार्टिकल,
तीनों पे चार्ज सेम है, मान लेते हैं तीनों पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी, एल एल और एल। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी बात की थी ना, 3 पार्टिकल है। ठीक, एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है और फिर एक ऐसे। ठीक है, 3 पार्टिकल है बच्चों, 3 पार्टिकल, तीनों स्ट्रिंग से लटक रहे हैं, बिल्कुल यहां नीचे स्ट्रिंग से लटक रहे हैं, 3 पार्टिकल हैं, ध्यान दीजिए। ठीक, अब अगर इनके ये बेस को आपस में मिलाया जाए तो यहां पर कह रहा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर, यहां बेस पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है अगर तीनों साइड मिलाए जाए, और वो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी है, ए और ए। ठीक, अब कह रहा है कि ये तीनों पार्टिकल्स भी जो है ये किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज Q ऑन ईच पार्टिकल। ये तीनों पार्टिकल जो है, जो चार्ज पार्टिकल, इन पे चार्ज प्लस क्यू है। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट क्या है, C है। ये पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तो कह रहा है चार्ज Q की वैल्यू बताइए। चलिए, समझ गए बात की नहीं, समझ गए। यहां एक चीज गिवन है, L इज मच मच ग्रेटर देन A। जो ये स्ट्रिंग की लेंथ है L, वो ये नीचे तीनों पार्टिकल, जो तीनों पार्टिकल एक ही प्लेन में है, तीनों पार्टिकल के अगर एंड को मिलाया जाए तो ऐसे ही ए का एक ट्रायंगल बनना है साइड ए का। कह रहा है एल जो है स्ट्रिंग की लेंथ है, वो ए ट्रायंगल जो बना रहा है, ये ट्रायंगल जो बना रहा है तीनों पार्टिकल, नीचे तीनों पार्टिकल को मिलाया गया तो उससे ए से बहुत ज्यादा है एल की लेंथ। गेट इट और नॉट? मिटा दें अब इधर क्वेश्चन, नोट कर लिया बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन की नहीं? ठीक है, तो क्वेश्चन मिटा रहा हूं यहां पे। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, उसने कहा कि तीनों पार्टिकल जो एंड में सस्पेंडेड है ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक, जरा एक पार्टिकल को लेके एनालिसिस करते हैं। चलिए, ये पॉइंट ए पे पार्टिकल प्लस क्यू, इसको लेके एनालिसिस करते हैं। इस पर कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ भी प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, ये इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा बच्चों, इस तरह से। कितना फोर्स लगा रहा होगा, F1 मान लेते हैं। कितना फोर्स लगा रहा है, F1। यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां भी प्लस क्यू चार्ज है, ये भी फोर्स लगा रहा होगा, कितना लगा रहा होगा, F2। यहां पॉइंट ए पे जो चार्ज प्लस क्यू रखा है, ये प्लस क्यू चार्ज जो है यहां पॉइंट ए पे, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, पहले हम वो निकाल लेते हैं। ठीक है, नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक, तो यहां कैलकुलेट करते हैं, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू कहां पे लगा, एट पॉइंट ए। ठीक है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, यहां पे जो चार्ज सी पे रखा है ये इस पे कितना फोर्स लग रहा है, F1। क्या हम F1 कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी, a है, a स्क्वायर। ठीक, या K, अब देखिए चार्ज किसी को Q1 मान लीजिए, किसी को Q2 मान लीजिए, चार्ज तो सेम ही बच्चों, Q और Q, तो K Q इंटू Q अपॉन a स्क्वायर, और ये हो गया K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। आप यहां पर जो चार्ज रखा है ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, F2। F2 की वैल्यू क्या होगी, F2 इज इक्वल टू K Q1, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, सेम चार्ज रखे हैं, तीनों लटक रहे हैं, सस्पेंडेड है, इनटू a स्क्वायर, ये भी होगा K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। हाँ या ना? अब नेट फोर्स इस पे पॉइंट ए पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है नेट फोर्स, जरा कैलकुलेट करते हैं। नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट ए। ठीक, नेट फोर्स इस पे कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, कैसे निकालें, सिंपल सी बात है, एफ नेट इज इक्वल टू क्या, एक फोर्स ऐसे जा रहा है F1, एक फोर्स ऐसे जा रहा है क्या, F2। ठीक, ये पैरेललोग्राम लगा ले बच्चों। ठीक, तो यहाँ से F नेट जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल F नेट इज इक्वल टू पैरेललोग्राम लगा लेते हैं, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। हाँ या ना, हाँ या ना? ठीक है, तो अब बच्चों निकालते हैं F नेट कितना आएगा, F1 F2 देख लिया ना, F1 भी है K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और F2 भी है जो वो क्या है, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। चलिए बात करते हैं, ठीक, नेट फोर्स निकालेंगे, कितना आ रहा है इस पॉइंट ए पे जो चार्ज F नेट, तो F नेट इज इक्वल टू
एक बात ध्यान दीजिए, F1 बराबर F2 है, कितना है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं, कितना है ये k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इतना ही F1 भी है, इतना ही F2 भी है, तो लेट F1 बराबर F2 इज इक्वल टू F मान लिया, F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर की जगह भी F स्क्वायर प्लस F2 की जगह पे F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, एंगल कितना होगा भैया, उसने क्या कहा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए ए ए है, तीनों पार्टिकल इस तरह से है, वो आपस में मिला दीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है, ठीक है, तो साइड ए मतलब एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना हो गया, अंडर रूट f और f स्क्वायर कितना हो गया 2f स्क्वायर प्लस ये 2f है 2f स्क्वायर इनटू cos 61/2 कट गया, क्या वो अंडर रूट 3f स्क्वायर, या ये आ गया f रूट 3, f नेट आ गया कि नहीं, f नेट कितना आ गया f रूट 3, ठीक, क्या f कितना है बच्चों, हमको पता है f कितना है, ये k q स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, तो ये रूट 3 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये नेट फोर्स आ गया a पे, ठीक, क्या होगा, कैसे जाएगा नेट फोर्स, ये कुछ इस तरह से जाएगा f नेट फोर्स, हाँ या ना, समझ में आया बच्चों, समझ में आ गया सभी लोग के, ठीक, यहां पर पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स हमने निकाला है, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अब बात क्या करते हैं, बात यह है कि उसने कहा है कि ये सारे चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो नेट फोर्स इस चार्ज ए पे लग रहा है, नेट फोर्स मतलब ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू, ये इसको जितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये जितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, ये नेट फोर्स हमने निकाला है F1 F2 का, ठीक है, मिला के, तो भैया इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, कहां से बैलेंस हो रहा है, तेरा इक्विलिब्रियम में तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स उन पे 0 है, मतलब एक फोर्स अगर इधर लग रहा है तो उसके बराबर फोर्स इधर लग रहा है, अगर किसी बॉडी पे एक फोर्स इधर लग रहा है तो उसके बराबर फोर्स इधर भी लग रहा है, फोर्स आपस में बैलेंस है, मतलब नेट फोर्स 0 है, तो इस फोर्स को बैलेंस कहां से हो रहा है, ठीक, चलिए इस पे नेट फोर्स आपने निकाल लिया, हाँ या ना, एक को लेके एनालिसिस करेंगे, बाकी वही एनालिसिस सब पे एप्लीकेबल होगी, तो ए पे जो प्लस क्यू है इस पे नेट फोर्स इतना लग रहा है, एफ नेट वो इतनी वैल्यू आएगी, हाँ या ना, बात समझ गए, ठीक, मिटा दे बच्चों, मिटा दे, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है, तो F नेट इज इक्वल टू, F नेट हमारा कितना आया, ये तो आया था F1 F2 के, F नेट जो आया बच्चों, F नेट जो हमारा आया, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q एट पॉइंट A रूट 3 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये हमने नोट कर लिया। अब एक बात ध्यान दीजिए कि ये तो तीनों स्ट्रिंग ये हमने डॉट डॉट करके दिखाई है कि आपको समझ में आई, ये डॉट डॉट थोड़ी ना है, स्ट्रिंग है, रस्सी है बच्चों, ठीक, जरा एक बात ध्यान दीजिए, क्या ये स्ट्रिंग जो इस तरह से बंधी है यहाँ ऊपर से, जिनमें कि ये चार्ज लटक रहे हैं और तीनों चार्ज लटक रहे हैं इस तरह से, तीन ट्रायंगल में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तीन रस्सियां हैं, ये तीनों ये पार्टिकल लटक रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, क्या रस्सियों में टेंशन नहीं होगा क्या, ये जो स्ट्रिंग है भैया इनमें टेंशन नहीं लगा रहे होंगे क्या, बिल्कुल लगा रहे होंगे, अच्छा, अगर हम यहाँ पर जो चार्ज पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा है प्लस क्यू, इसको बैलेंस करें तो बैलेंस क्या होगा, मास कितना होगा mg, तीनों चार्ज, तीनों जो है पार्टिकल का चार्ज और मास इक्वल है, तो यहाँ पर अब एक नेट फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, दैट इज F नेट, हाँ या ना, ठीक, यहां से एक स्ट्रिंग भी जा रही है, जाहिर सी बात इस स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन भी होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक, चलिए अब लेकिन बात है कि यहां मामला बैलेंस कैसे हो, ठीक, कैसे बैलेंस हो, ये चीज समझ में नहीं आ रही, चलिए जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, ये देखिए, ये मैं लाइन में ला रहा हूं, या के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक, ये क्या हो गया हमारा पॉइंट डी हो गया, ठीक, जरा ऊपर से भी एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करिए, दिस इज पॉइंट, ठीक, अब इस ट्रायंगल को लेके हमको एनालाइज करना पड़ेगा, अगर हमको टेंशन टी चाहिए कैसे बैलेंस हो रहा है, और अगर हमको क्यों निकालना है, अगर हमको यहां से चार्ज निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो ठीक, समझिए बात को, ये ऐसे समझिए बच्चों, कैसे देखिए, तीन स्ट्रिंग से बंधा है चार्ज,
बात को फिर समझिए, 3 स्ट्रिंग से चार्ज बंधे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है, 3 स्ट्रिंग से ये चार्ज इन रस्सियों से लटक रहे हैं नीचे की तरफ, 3 स्ट्रिंग है, केबल है, वायर है, जो भी समझिए, यहाँ नीचे ये चार्ज है। इन पॉइंट्स को अगर चार्जेस को आपस में मिलाया गया ना, चार्ज जहां जहां लटक रहे हैं इन यहाँ पे अगर आपस में आप इनको जोड़िए तो एक ट्रायंगल बनना है, जिस ट्रायंगल की साइड कितनी है, ए है, स्मॉल ए। अब हमने क्या कहा, देखिए ये वाला जो चार्ज है हमारे सामने, ये चार्ज, इस पर लगने वाला हमने नेट फोर्स निकाला, इस पर लगने वाला, ये इस पर एक फोर्स ऐसे लगा रहा है, ये इस पर एक फोर्स ऐसे लगा रहा है, इस पर नेट फोर्स लगा लिया। अब देखिए हमने इन तीनों ट्रायंगल को मिलाया था, ठीक, ये तीनों इन पार्टिकल को मिलाया, इनकी लोकेशन को, और यहां से हमने एक ये परपेंडिकुलर डाला ऐसे ऐसे एडी, और ऊपर से इस पे एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डाला, ऊपर से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। क्यों, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे कुछ आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों, अभी हम कुछ एनालाइज नहीं कर पाएंगे। पहले जरा इस ट्रायंगल में आइए, एबीसी ट्रायंगल जो है इसमें आइए, इसकी हमको जो है एनालिसिस करनी पड़ेगी। जरा यहां से एडी निकालिए, एडी की वैल्यू निकालिए, एडी यहां से क्या हो जाएगा, जरा एडी की वैल्यू निकालिए। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये एडी, एडी कितना हो जाएगा, एडी कितना हो जाएगा, एडी हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अरे सिंपल इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों, ये यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, बिल्कुल बीचों बीच में कट करेगा, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, और ये साइड भी है, तो ए बाई 2 होगा ये इतना, तो हमको ये निकालना है, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इतना बेस का स्क्वायर, ए बाई 2 का स्क्वायर, कितना हो गया अंडर रूट, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, 4 ये क्या 4 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बाई 4, ये वैल्यू हमारी आ गई ए रूट 3 बाई 2, हाँ या ना। यहां से हमने एडी निकाल लिया। अब एक बात बताइए, अगर ऊपर से यहां से हम ये ड्रॉ करें तो ये कहां पे गिरेगा, ठीक है, ऊपर से, अगर नीचे इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों, फिर ध्यान दीजिए मैं जो कह रहा हूं, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये इस तरह से, सॉरी, ठीक, तीनों स्ट्रिंग एक ही जगह से सस्पेंड हैं, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहां से अगर ये ट्रायंगल बन रहा है, अगर यहां से ऊपर से आप डालेंगे परपेंडिकुलर, तो वो यहाँ AO, ये AO, ये परपेंडिकुलर यहाँ आके कहां पे गिरेगा, कहां पे गिरेगा, ठीक, ये परपेंडिकुलर यहाँ इसके सेंट्रॉइड पे आके गिरेगा, कहां पे गिरेगा, सेंट्रॉइड पे आके गिरेगा। अगर तीनों एक ही प्लेन में पार्टिकल है, ठीक है, और ये तीनों पार्टिकल को जब मिलाया, स्ट्रिंग से लटक रहे थे, तीनों पार्टिकल को जब मिलाया, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनना है, तो वो ऊपर से जहां से जुड़ी है, 3 रस्सियां हैं, नीचे 3 पार्टिकल है, उनको आपस में मिला रहे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनना, तो ऊपर से जब भी ये परपेंडिकुलर टॉप पॉइंट P से आप डालेंगे, ठीक है, तो ये यहां पर इसके सेंट्रॉइड पे ही आके गिरेगा, वरना ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा नहीं, ये भी जान लीजिए, वरना ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नीचे बन ही नहीं रहा होगा। तीनों स्ट्रिंग ऊपर की तरफ है, ध्यान दीजिए, तीनों स्ट्रिंग ऊपर है, मतलब तीनों स्ट्रिंग है इस तरह से एक जगह से जुड़ी हुई है, एक ही जगह से, ठीक, और तीनों स्ट्रिंग है, ठीक। अब इन स्ट्रिंग को ये देखिए, ये अगर हम इसको मान लेंगे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनना है, यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ की, परपेंडिकुलर डाला, ये इस बेस पे गिर रहा है, ये ऊपर से आप अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये जो आपने परपेंडिकुलर डाला, यहां से जब परपेंडिकुलर डालेंगे, वो इसके सेंट्रॉइड पे ही आ गिरेगा, बिल्कुल निश्चित गिरेगा, वरना ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ही नहीं। समझ रहे बात को? तो अब देखिए, क्या यहां से हम AO निकाल सकते हैं, ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब हम AO निकाल सकते हैं। AO इज इक्वल टू AO कैसे निकालेंगे, ठीक, तो AO की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये टोटल AD कितनी है, A रूट 3 बाई 2, ये अगर किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहां पे होता है, ध्यान दीजिए, ये लाइन है, सेंट्रॉइड कहां होता है, हम पहले बता चुके हैं, अगर हाइट h है बच्चों, तो यहाँ शीर्ष से एपेक्स से देखेंगे तो जो सेंट्रॉइड होता है तो 2h/3 हाइट पे होता है। कितनी हाइट पे होता है, एपेक्स से कितनी हाइट पे होता है, 2h/3, टोटल हाइट के 2/3 पे। अब आप जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, यहां से आप परपेंडिकुलर जब ये ड्रॉ करेंगे तो ये सेंट्रॉइड पे ही गिरेगा, मतलब यहां एपेक्स से अगर देखें तो ये दूरी, डायग्राम से नहीं लग रहा, लेकिन ये दूरी
टोटल हाइट की 2/3 होगा। टोटल हाइट मतलब एडी, एडी a√3/2 है, तो इसका 2/3 कितना होगा 2/3 इंटू a√3/2, 2 कैंसिल आउट हो गया। नीचे 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, एक √3 कट जाएगा, AO इज इक्वल टू आ जाएगा a/√3। ठीक, AO की वैल्यू आ गई a/√3। अब AO क्यों निकाला, अब ध्यान दीजिए जरा, यहां देखिए, यहां देखिए, अगर मैं ये ड्रॉ करूं APO, ये ट्रायंगल में ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए APO ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज O, दिस इज P एंड दिस इज A। यहां पे देखिए इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा है प्लस Q, ये जो प्लस Q चार्ज रखा है, इस पे इधर की तरफ ये नेट फोर्स लग रहा है। ठीक, वेट इसका नीचे की तरफ कितना है बच्चों, mg। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये एंगल थीटा मान ले रहा हूं, क्यों, अभी आपको पता चलेगा। ये एंगल हमने थीटा मान लिया, ध्यान दीजिए एफ नेट इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है। ठीक, वेट इसका नीचे, यहां पर टेंशन हमने क्या मानी है, टी मानी। पहले यहां क्या निकाला वो देख लीजिए, AO जो निकाला है वो है a/√3, यही हमारा AO है, A हमारा कितना a/√3, ये हमने यहां से कैलकुलेट किया। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, ये नोट कर लीजिए, मिटा दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, ठीक, अब यहां पे हम बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे बैलेंस करें, ये टेंशन T है, इसमें टेंशन T माना है। अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो जाहिर सी बात है यहां पर हम ये एंगल क्या ले सकते हैं, थीटा। ये बाहर की तरफ गया, इधर जाएगा कंपोनेंट T cos थीटा, और इधर की तरफ क्या जाएगा T sin थीटा। जरा यहां से बैलेंस करिए, T sin थीटा इधर जा रहा, F नेट इधर जा रहा। हाँ, अब समझ में आया कि कहां से फोर्स आ रहा है। जो कह रहा था ना, ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में, तो समझ में नहीं आ रहा था कि चार्ज तो चार्ज को रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम फोर्स है, तो इसके फोर्स को, इन फोर्सेस को बैलेंस कौन कर रहा है। यस, ये रस्सी में स्ट्रिंग टेंशन T है, T को इधर T cos थीटा क्या है, इधर T sin थीटा क्या है, T sin थीटा इज इक्वल टू F नेट। हाँ या ना, T sin थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, F नेट के बराबर। इसमें जितना नेट फोर्स लग रहा भैया, नेट फोर्स निकाल लिया था कि नहीं निकाल लिया था। ठीक, अच्छा, अब देखिए T cos थीटा इज इक्वल टू, यहां से बच्चों क्या आया, mg। हाँ या ना, आया कि नहीं आया, mg। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इज इक्वल टू F नेट अपॉन mg। हाँ या ना, ये नेट फोर्स जो लग रहा था, T काटा, यहां से आया tan थीटा इज इक्वल टू नेट फोर्स F नेट अपॉन mg। हाँ या ना, ठीक है बच्चों। ठीक, अब नेट फोर्स कितना आया था, ये आया था नेट फोर्स, कितना आया था, √3kq² अपॉन a² अपॉन अब tan थीटा, क्या tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, अब निकालते हैं। यहां से बच्चों tan थीटा क्या होगा, यहां से देखिए tan थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, अब उधर का काम खत्म, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इधर तो हमने डायग्राम पहले ही बना लिया होगा। ठीक है, अब देखिए tan थीटा की वैल्यू रखे जाना है यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा जरा ध्यान दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू √3kq² अपॉन a² इनटू mg। ये जरा tan थीटा की वैल्यू रखिए, यहां से देखिए बच्चों tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया AO, tan थीटा इज इक्वल टू यहां से क्या होगा AO अपॉन OP। हाँ या ना, ठीक, AO तो हमको पता है कितना है बच्चों, हम निकाल चुके, a/√3। ठीक, अपॉन, ठीक है, अपॉन OP कितना होगा, ये साइड कितनी है, ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, L, तो जरा से यहां निकालिए, यहां से AP की वैल्यू निकालनी है हमको, नहीं सॉरी, OP निकालनी है। OP² इज इक्वल टू क्या होगा, OP² इज इक्वल टू ये क्या होगा, हाइपरटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस का, हाइपरटेनस कितना है, L² माइनस A अपॉन √3 का स्क्वायर। ठीक, OP इज इक्वल टू √L² माइनस A² बाई 3, या इसको क्या लिख सकते हैं, 3L² माइनस A² अपॉन 3। लेकिन यहां पर एक चीज दी है, उसने कहा था सवाल में, देखिए इस क्वेश्चन
कि एल इज मच मच ग्रेटर देन एल, ए, हाँ या ना? तो अगर मच मच ग्रेटर देन है तो ए स्क्वायर तो और छोटी क्वांटिटी होगी एल के कंपेरेटिवली, एल स्क्वायर के कंपेरेटिवली, ठीक? क्या हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं? कर देंगे तो 3 से 3 कटा, ओपी इज इक्वल टू कितना आ गया? एल आ गया। ओपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा, हाँ या ना? ओपी, ओपी जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा, ठीक? बस यहां से प्रॉब्लम खत्म, और अब हमने आंसर निकाल लिया, ठीक? अब देखिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये था, तो tan थीटा इज इक्वल टू आया था AO अपॉन OP इज इक्वल टू √3 K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू mg। AO कितना था? A √3 अपॉन OP कितना निकाला? L, तो ये आएगा A अपॉन √3 L इज इक्वल टू √3 K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू mg, ठीक? अब देखिए बच्चों, हमको निकालना क्या? क्यू स्क्वायर निकालना है, ठीक है? इसको इधर भेजिए, ये हो जाएगा a क्यूब इंटू एम जी अपॉन, इसको इधर भेजिए, √3 इंटू एल इंटू ये कितना है? √3 इंटू के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब एम जी अपॉन √3 इंटू √3 क्या होगा? 3l, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यही है आपका आंसर बच्चों, ठीक है? यही हमारा आंसर है, समझ गए होंगे सभी लोग? ठीक है, क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब इंटू एम जी अपॉन, ठीक, 3l। q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a क्यूब एम जी अपॉन 3l की पावर 1/2, अंडर रूट में होगा 1/2 लिख दे। दिस इज द आंसर, ठीक? इतनी चार्ज की वैल्यू आएगी बच्चों, इतनी क्यू की वैल्यू आएगी, यहाँ पे इतनी क्यू की वैल्यू आएगी। हाँ, दिमाग घूम गया होगा, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है बच्चों? दिमाग अब काम नहीं कर रहा होगा, नटबोल्ट बिल्कुल फ्रिक्शन के कारण धुआं निकल रहा होगा, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, ठीक है? और करना पड़ेगा, अगर आगे बढ़ना है, दौड़ना है, जीतना है हर हाल में, ठीक है? तो बिना डरे, बिना उसे 2 बार प्रैक्टिस करिए, सवाल रट जाएगा आपको, ठीक है? टाइप ऑफ क्वेश्चन रट जाएंगे, जो जितने भी इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। शुरू में लग रहा, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए, समझने की कोशिश करिए, बार बार फिर खुद से करिए, आपको आसान लगने लगेगा, ठीक? दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है बच्चों? समझ में आ गया? ओके, एम जी चलिए बच्चों, होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 स्मॉल चार्ज बॉल्स ऑफ मासेस m1 इज इक्वल टू 2m एंड m2 इज इक्वल टू m हैव एन इक्वल पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, ठीक है? 2 चार्ज बॉल्स हैं, ठीक है? इस तरह से ध्यान दीजिए, ठीक है? एक का मास ये m1 इज इक्वल टू कह रहा है कि 2m है, और एक बॉल का मास जो है वो m2 इज इक्वल टू m है, ठीक है? कह रहा है हैव एन इक्वल पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक? ठीक है, बट बोथ आर सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों।
कह रहा कि जो दोनों बॉल हैं उनकी जो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, ये जो रस्सी है इसकी लेंथ सेम नहीं है, अनइक्वल लेंथ है, ठीक है। कह रहा है फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट सच दैट इन इक्विलिब्रियम बोथ द बॉल्स आर ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। भाई लेंथ तो अलग अलग है, एक लेंथ छोटी है एक लेंथ बड़ी है, ठीक है, लेकिन इस तरह से है कि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। भाई ये देखिए, ऐसे ध्यान दीजिए, ये दोनों लेंथ बराबर है, इनके एंड पे बॉल है, मान लीजिए, दिख रहा है कि नहीं, ठीक। अब अगर एक लेंथ बड़ी है और एक छोटी है, एक बॉल यहां पर है और दूसरी बॉल इसके यहां पर है जिसकी लेंथ लंबी है, तो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कब हो सकते हैं? अगर हम इसका एंगल ऐसे चेंज कर दें, अब दोनों एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ सकते हैं। भैया एक की लंबाई ज्यादा, एक की लंबाई कम, अगर एंगल बराबर है वर्टिकल से दोनों का एंगल अगर सेम है, ठीक, तो क्या दोनों एक ही प्लेन पे हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई। ऐसे देखिए, ये नीचे बॉल है, नीचे, ठीक, अब एक की लंबाई ज्यादा एक की कम है, तो ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कब हो सकते हैं? हो सकते हैं अगर हम इसकी लंबाई इसको थोड़ा वर्टिकल से और टिल्ट कर दें, ठीक है, ऐसे है ये लंबाई और टिल्ट कर दें तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो सकते हैं, ठीक। सेम थिंग यहां, तो अब समझिए इसकी लंबाई कम है इसकी लंबाई ज्यादा है, ऐसे देखिए, ठीक है, अनइक्वल लेंथ है, तो अनइक्वल का मतलब दोनों की लेंथ अलग अलग है, ठीक। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर दोनों बॉल कब हो सकती हैं? कब हो सकती है बच्चों? अगर हम दूसरे का एंगल कुछ चेंज कर दें, मतलब इसका और ज्यादा टिल्ट कर दें, तो दोनों बॉल एक जो है, कह रहा है ऑफ अनइक्वल लेंथ फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट सच दैट इन इक्विलिब्रियम बोथ द बॉल्स आर ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। किस तरह से इसको टिल्ट किया गया है? दोनों की लंबाई अलग अलग है, इस तरह से किया गया है कि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाए। इसका मतलब है कि वर्टिकल के साथ इनका एंगल जो है वो अलग अलग है, एक एंगल θ1 तो दूसरे का एंगल क्या माना हमने? θ2 मान लिया, हाँ या ना? समझिए बात को, ठीक है। अब कह रहा है द एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग्स इज 45 डिग्री, मतलब इसका कहने का मतलब है कि दोनों स्ट्रिंग के बीच एंगल जो है वो 45 डिग्री है। देखिए, एक ये स्ट्रिंग है एक ये स्ट्रिंग, इनके बीच जो टोटल एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री है। इन दिस पोजीशन फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द बॉल्स, कह रहा है दोनों बॉल्स के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कीजिए। इस पोजीशन में कह रहा है कि ये दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम में है। किसमें है बच्चों? इक्विलिब्रियम में है, इस समय इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें एंगल निकालना है, जरा ध्यान दीजिए, एक मिनट जरा ध्यान दीजिए कि यहां से, ठीक, इसका मास 2m है। अगर हम यहां से देखें, इसका मास दिखाएं, टोटल वेट इसका कितना हो जाएगा? 2mg, हाँ या ना? ठीक है, 2mg। अच्छा, इसका मास कितना होता था? m2 इज इक्वल टू m है, m2 इज इक्वल टू m है, मतलब इसका अगर हम वेट दिखाएं तो क्या हो जाएगा? mg। अरे w इज इक्वल टू mg, वेट दिखाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, अर्थ की तरफ, अर्थ जितना फोर्स लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट करी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये अच्छा एक चीज हो गई। दूसरी बात ये देखिए, ठीक, दोनों पे चार्ज सेम है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है बच्चों और इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, जाहिर सी बात है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों एक दूसरे पे फोर्स भी तो लगा रहे होंगे, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होंगे, मतलब ये इसको भी कुछ फोर्स से रिपेल कर रहा होगा और ये इसको भी कुछ फोर्स से रिपेल कर रहा होगा। मान लिया कितना फोर्स है? F और F। ये सिचुएशन है, सवाल जो कह रहा है आपसे, ठीक है, ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है बच्चों आपके सामने। अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कह रहा है कि F की वैल्यू निकालिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द बॉल। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ही बात, ठीक है। तो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन सब लोगों ने पढ़ लिया, क्वेश्चन बच्चों नोट कर लिया? मिटा दें क्वेश्चन, मिटा दें क्वेश्चन, नोट कर लिया, मिटा दें, ठीक है, ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए। मान लीजिए इस स्ट्रिंग में आपने मान ली टेंशन T1, ठीक। अब जरा मैं इसको बैलेंस करूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इधर की तरफ टेंशन जा रही है T1, ठीक, यहाँ पर ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जा रहा है F या F ही लिख लीजिए, और यहाँ पर नीचे की तरफ वेट इसका जा रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है, कितना जा रहा है? 2mg, हाँ या ना? अच्छा, ये एंगल
ये एंगल θ1 है, ये 90, ये एंगल कितना हो सकता है बच्चों? चलिए इसकी कोई जरूरत भी नहीं, ये θ1 है, जरा ध्यान दीजिए, ये एंगल भी कितना होगा? ठीक है, ये एंगल कितना होगा? ये भी कितना होगा? θ1 होगा। भाई पैरेलल लाइंस हैं, कोई लाइन इस तरह से कट कर रही तो ये अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। अच्छा, तो यहां से देख लेते हैं, ये है θ1। ठीक, अब अगर हम रिजॉल्व करें, जरा ध्यान दीजिए, अगर हम यहां से देखें तो T1 तो यूं जा रहा है, T1, तो T1 का एंगल ये θ1 है, एक कंपोनेंट तो इधर जाएगा, जहां से एंगल मापा जाता है, जिस एक्सिस से एंगल मेजर करें उस पर हमेशा बच्चों कॉस कंपोनेंट जाता है, तो इधर की तरफ जाएगा T1 cos θ1 और दूसरी तरफ साइन कंपोनेंट T1 sin θ1। अच्छा, ये 2mg नीचे लग रहा है, ठीक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है Fe। ठीक, अब जरा हम देखें, कह रहा है कि ये दोनों जो बॉल है इस समय इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स कब जीरो? अरे भैया नेट फोर्स कब जीरो होगा? ये है, आपने इधर 100 न्यूटन लगाया, हमने भी इधर जब 100 न्यूटन लगाया, तो इस समय नेट फोर्स जीरो है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी साइन के साथ लेंगे, इधर वाला पॉजिटिव तो इधर वाला नेगेटिव, तो कितना हो गया? 100 - 100 इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स जीरो, या हम कह देते हैं सभी आमने सामने के फोर्स बराबर है। बिल्कुल सही बात है, इधर 100 न्यूटन है, इधर भी 100 न्यूटन है, इधर लो 100 - 100 इज इक्वल टू 0। गेट इट? मतलब फोर्स बराबर होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए अब। ठीक है, अब यहां से हम बैलेंस करते हैं। ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है? T cos θ1 एंड इट शुड बी इक्वल टू 2mg। चलिए हो गया। इधर लगने वाला फोर्स क्या है? T sin θ1। ठीक है, इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू Fe। ठीक, क्या ये वाली इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दे रहे, तो अपॉन T cos θ1 इज इक्वल टू ये हो गया 2mg। जरा ध्यान दीजिए, T और T कैंसिल आउट होगा, ये क्या हो गया? tan θ1 इज इक्वल टू Fe अपॉन 2mg। हाँ या ना? ये निकाल लिया कि नहीं? हाँ या ना? दिस इज इक्वेशन 1। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? इतनी बात बच्चों समझ में आ गई? बहुत सिंपल है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। ठीक है, बस रिजॉल्व कर लिया, यहां से tan θ1 की वैल्यू निकाली। गेट इट और नॉट? समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब आगे बात करते हैं, अब सेकेंड स्फीयर की बात करते हैं। चलिए, ये हमारा सेकेंड स्फीयर है, जरा ध्यान दीजिए, इसका वेट कितना था? m2 इज इक्वल टू कितना था? m था, तो वेट कितना नीचे की तरफ आया? mg। ठीक, ये जा रहा है, इस स्ट्रिंग में हमने टेंशन क्या माना? T2। सेम स्ट्रिंग होगी, ऐसी कोई अभी बात नहीं हुई है। ठीक है, ठीक, वैसे भी T कट जाना, इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe लग रहा है। क्या हम रिजॉल्व कर सकते हैं? ये θ2 है, तो यहाँ देखिए ये भी एंगल कितना होगा? θ। अरे दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन कट कर रही है। ठीक, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? मतलब ये एंगल भी कितना होगा? θ2 होगा। हाँ या ना? ठीक, तो अब अगर हम इसको रिजॉल्व कर लें, ये नोट कर लिया, नोट कर लिया बच्चों, इसको नोट कर लिया। ओके, तो अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों सभी लोग। ठीक है, ठीक, चलिए अब बात करते हैं यहां से, जरा इसका हम डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, यहां से इधर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है? Fe लग रहा है। ये टेंशन यहां से क्या जा रहा है? T2 जा रहा है। हाँ या ना? ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक, अब ये एंगल, इसका वर्टिकल के संग एंगल कितना है? θ2। ठीक है, ये एंगल कितना है बच्चों? θ2। अब हम रिजॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से T बाहर जा रहा है, टेंशन कंपोनेंट भी किधर जाएंगे? बाहर की तरफ। जहां से एंगल मेजर किया, कहां से? y एक्सिस से, इधर cos कंपोनेंट आएगा, T2 cos θ2, इधर क्या जाएगा? T2 sin θ2। जहां से एंगल मेजर करते हैं उस पे cos कंपोनेंट और दूसरी एक्सिस पे 90 डिग्री एक्सिस पे ऑब्वियसली साइन कंपोनेंट हो जाएगा। जरा बैलेंस करिए फोर्स, वेट इसका कितना नीचे की तरफ लग रहा है? mg। उसने कहा है ना बॉल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, मतलब फोर्स क्या है? बैलेंस है। ठीक है, मतलब नेट फोर्स क्या होगा? जीरो का। भाई आप ऊपर 100 न्यूटन लगा रहे हैं, कोई नीचे भी 100 न्यूटन लगा रहा है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 100 - 100 0। क्या कहिए? आमने सामने के फोर्सेज जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, तो अब यहां से देखिए, T2 sin θ2 इधर की तरफ लग रहा, विल बी इक्वल टू Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। हाँ या ना? ठीक, ठीक, अब देखिए T2 cos θ2 ऊपर लग रहा है, T2 cos θ2 इज इक्वल टू ये क्या है? mg। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करते हैं, T2 गया, यहाँ क्या आ गया? tan θ2 इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। हाँ या ना? ये इक्वेशन बी हो गई। गेट इट और नॉट?
एवरीवन। समझ में आ गई बच्चों बात? ठीक, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। ठीक, अब मैं ये डायग्राम मिटा दूंगा। अब सारी चीजें क्लियर हो गई, हम लोगों ने एनालाइज कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे के एनालिसिस के लिए चलते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, अब इसका कोई काम नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोगों ने निकाला है tan θ1 इज इक्वल टू एफ ई अपॉन 2mg, पहले निकाल चुके हैं। और यहाँ ये इक्वेशन ए थी, और यहां से इक्वेशन बी क्या निकाला है, tan θ2 इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। ठीक, इक्वेशन बी। अब जरा ध्यान दीजिए, उसने कहा था कि स्ट्रिंग के बीच, ठीक है, जो ये दोनों एंगल है, ठीक है, एक एंगल क्या है θ1 बच्चों, दूसरा क्या है θ2। उसने कहा नहीं था दोनों एंगल मिला के कितने हैं, कितने हैं 45 डिग्री, हाँ या ना, कही थी ये बात कि नहीं? क्या हम θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 45 डिग्री है? यहां हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, tan θ1 प्लस tan θ2, ठीक है, हाँ या ना? ठीक, या हम ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, उसने कहा था θ1 प्लस θ2 कितना है 45 डिग्री। क्या हम ऐसे करके देख सकते हैं? अगर हम देखें, फॉर्मूला होता है tan θ1 प्लस tan θ2 tan a प्लस b। क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बच्चों? ठीक है, tan a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ा है, हम यही फॉर्मूला यहां पे लगा रहे हैं। tan θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2 बच्चों कितना है 45 डिग्री, मतलब ये हो गया tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, इधर ध्यान दीजिए, क्या tan θ1 हमको पता है? पता है, कितना है एफ ई अपॉन 2mg, प्लस क्या tan θ2 पता है? बिल्कुल पता है, कितना है एफ ई अपॉन mg, हाँ या ना, अपॉन 1 माइनस tan θ1 tan θ2 1 माइनस एफ ई अपॉन 2mg इंटू tan θ2 एफ ई अपॉन mg, हाँ या ना? दिख रहा है, देख लीजिए। ठीक है, ठीक, ये हमने इक्वेशन कुछ नहीं किया, tan θ1 की जगह tan θ1 की वैल्यू, tan θ2 की जगह tan θ2 की वैल्यू, ठीक, यहां हमने रख ली। चलिए इधर ध्यान दीजिए, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, tan 45 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, tan 45 1 इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। tan θ1 की वैल्यू कितनी रखी थी, एफ ई अपॉन 2mg प्लस tan θ2 कितना था, एफ ई अपॉन एम जी, एफ ई अपॉन एम जी अपॉन क्या था बच्चों, 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2। हमने वैल्यू रखी 1 माइनस एफ ई अपॉन 2mg इंटू एफ ई अपॉन एम जी, हाँ या ना? ठीक, क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दिए, 1 इज इक्वल टू, जरा ऊपर देखिए 2mg, अगर हम एलसीएम ले लें 2mg क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एफ ई प्लस mg से mg क्या है बचा 2, तो 2fe, ठीक, अपॉन जरा ध्यान दीजिए 1 माइनस एफ ई इंटू एफ ई कितना हो जाएगा, एफ ई स्क्वायर अपॉन 2mg इंटू mg कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर, हाँ या ना? ये आया कि नहीं आया? ध्यान दीजिए, आया बच्चों? ठीक है, ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। ठीक, यहां से देखिए 1 इज इक्वल टू, यहां देखिए एफ ई और 2fe कितना हो गया बच्चों, 3fe अपॉन नीचे क्या है 2mg, ठीक, अपॉन ये हो गया एफ ई और 2fe, ठीक, अपॉन यहां देखिए 2m स्क्वायर जी स्क्वायर एलसीएम लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एफ ई स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर जी स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं? तो अब क्या हुआ, जरा देखिए यहां से 1 इज इक्वल टू 3fe अपॉन 2mg, और बच्चों देखिए होल अपॉन में ये है टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा 2m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एफ ई स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक, अब देखिए m से स्क्वायर m गया, g से ये g गया, ठीक, क्या बचा यहाँ पे, हाँ 2 से 2 चला गया, क्या बचा 1 इज इक्वल टू
3Fe ठीक इंटू mg अपॉन नीचे क्या बचा बच्चों, 2 गया m गया g गया, ये बचा 2 m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एफ ई स्क्वायर। हाँ या ना, इसको इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा 2 m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एफ ई एम जी। ये इक्वेशन बनी कि नहीं बनी, या ऐसे कर लेते हैं, माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको इधर ले आइए, ठीक है। क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एफ ई स्क्वायर माइनस 3 एफ ई एम जी इज इक्वल टू 0। हाँ या ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको, क्या हो जाएगा एफ ई स्क्वायर प्लस 3 एफ ई इंटू एम जी माइनस 2 एम स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, ठीक। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर, और हमको आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, इज क्वाइट इजी, ठीक है। मिटा दें, ठीक, इधर मिटा दें बच्चों, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या इक्वेशन आई, इक्वेशन आई एफ ई स्क्वायर प्लस 3 एम जी इंटू एफ ई माइनस 2 एम स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, याद है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है कि नहीं होता है, क्या होगा जरा बताइए, यहाँ से a कितना होगा, इसका मल्टीप्लायर a कुछ नहीं है 1, b कितना होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, वेरिएबल कौन है, एफ ई है ना, फोर्स है ना, ये वैल्यूज जो है ये कांस्टेंट है, तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 3mg, ठीक। c कितना हो जाएगा, c कितना है माइनस 2m स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक। वैल्यूज हम रख सकते हैं, हाँ यार, ऐसे देखिए ना भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सबसे आसान भाषा में, ठीक। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई क्या 1, ये होता है, यहाँ एक्स बी क्या है, ये एक्स जो वेरिएबल है उसको छोड़ के बाकी सारा भी है, एफ ई ये है वेरिएबल, ठीक। तो बाकी सब जो है वो ये बी हो जाएगा, और ये पूरा टर्म सी होता है। एवरीवन गेट दैट, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, ठीक, तो ये वैल्यूज आ गई, वी विल सॉल्व इट, ठीक। माइनस बी, जरा ध्यान दीजिए, माइनस बी वैल्यू किसकी आएगी, ऑब्वियस बात है वैल्यू एफ ई की आएगी, वेरिएबल जो है, ठीक है, एफ ई की वैल्यू आनी है, हमें क्या निकल के आएगा, माइनस बी का मतलब 3mg है, तो माइनस, थोड़ा इधर से लिखिए वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, माइनस बी कितना है 3mg प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 3mg का स्क्वायर mg का स्क्वायर माइनस 4ac, जरा ध्यान दीजिए बच्चों, 4ac, एक सेकेंड, माइनस 4 ए है 1 और c की वैल्यू कितनी है, c है माइनस 2m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 1। चलिए आ जाइए, माइनस 3mg प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान दीजिए 3mg का स्क्वायर ये हो जाएगा 9m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ये ठीक है, माइनस 2m स्क्वायर जी स्क्वायर, बाहर लाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा 4 इंटू 2m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2a, कितना आया 2, क्या हुआ माइनस 3mg बच्चों प्लस माइनस, अब देखिए 9m स्क्वायर जी स्क्वायर, 4 टू जा 8m स्क्वायर जी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आया 17m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। अब क्या हुआ, एक बार प्लस की वैल्यू लेते हैं, एक बार प्लस के संग लेंगे, मिटा दे रहे हैं इधर, नोट कर लिया बच्चों, ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3mg, अब एक बार प्लस लेते हैं, प्लस अंडर रूट 17m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2
या -3 mg प्लस √17 और m²g² बाहर क्या जाएगा, mg आ जाएगा, ठीक, अपॉन 2, या यहां से mg कॉमन ले लिया, यहां क्या होगा √17 ये प्लस का है और -3, आई -3 + 17 लिखोगे, ठीक है, ठीक, बाई 2, ठीक, ये हमारा फोर्स की वैल्यू आई, ठीक, ये हमारी फोर्स की वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई, √17 -3 mg अपॉन 2, दिस इज Fe, ठीक, नेगेटिव साइन के साथ ले अगर, ठीक है, यहां देखिए अगर नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -3 mg माइनस √17 ये m² वाले mg/2, ये होल वैल्यू बच्चों नेगेटिव आ जाएगी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है भाई। ऐसे देखिए ना, यहां से आप कॉमन क्या लेंगे, mg कॉमन लेंगे या -mg कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 + √17 होल अपॉन 2, ये टोटल टर्म निगेटिव के साथ आ रहा तो नहीं लेंगे माइनस साइन, पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे। ये आ गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जो उसने कहा था सॉल्व करने, ठीक, ये Fe की वैल्यू आ जाएगी हमारी √17 - 3 mg अपॉन 2, ठीक, दिस इज द आंसर। समझ में आया बच्चों के, अगर हम यहाँ माइनस साइन ले लेंगे तो होल वैल्यू माइनस हो जाएगी और फोर्स निगेटिव में नहीं होता है, फोर्स कहाँ निगेटिव में होगा, ठीक है, वो तो डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। दिस इज द आंसर बच्चों, होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा, सभी नोट कर लिया, चलिए चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 2 स्मॉल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज q कूलम ऑन ईच आर सस्पेंडेड बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ l मीटर फ्रॉम ए हुक फिक्स्ड एट द स्टैंड, ठीक है। एक कह रहा है कि यहां पर एक हुक से 2 बॉलें हैं, यहां पे और यहां पे, ठीक है, और दोनों पे चार्ज जो है बच्चों q कूलम +q +q, ठीक है, ठीक, तो अब कह रहा है ठीक है, अब कह रहा है और ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो l और l मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है द होल सेटअप इज टेकन इनटू सैटेलाइट इनटू द स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग। चलिए पहले बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जब सिंपल सिचुएशन है, ठीक है, ठीक, यहां मास दिया है नहीं दिया है, m मान लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, या इनका जो जिसको आप बोलते हैं वेट, वेट कितना होगा mg, ठीक है, वेट कितना होगा mg, ठीक है, ठीक। अब देखिए दोनों पे चार्ज +q है, जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे पे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होंगे, कितना Fe, ठीक है, सफिक्स में ये लगाया मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिखा देते हैं वो भी ठीक है, ना दिखाओ वो भी ठीक, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमने दिया, ठीक, डिस्टेंस कुछ पता है नहीं पता है, लेंथ l और l है, ठीक, इस तरह से सेटअप दिया हुआ, ठीक। अब कह रहा है कि इस सेटअप को सैटेलाइट से स्पेस में ले गए, मतलब ग्रेविटी फ्री रीजन में ले गए, तो कह रहा है कि दोनों स्ट्रिंग के बीच एंगल कितना होगा, उस समय कह रहा है कि दोनों के बीच एंगल कितना होगा। जरा एक को एनालिसिस कर लें, मान लीजिए इसकी बात कर रहे हैं, ठीक, यहां से देखिए ये स्ट्रिंग जा रही है, टेंशन T होगा, यहाँ इसका वेट नीचे कितना mg है और यहाँ पर फोर्स कितना है Fe, ठीक, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों थीटा, आगे देखिए ना, ये पैरेलल लाइन से दोनों, ठीक, ये लाइन ऐसे कट करी, अल्टरनेटिंग एंगल होंगे, ये थीटा ये भी थीटा, ठीक। जरा रिजॉल्व करके देखें तो हम लोग को पता है जहां से एंगल मेजर करते हैं उधर क्या जाएगा टी का कॉस कंपोनेंट, टी कॉस थीटा, और इधर क्या जाएगा टी साइन थीटा, हाँ है ना, टी का इधर कंपोनेंट क्या जाएगा टी कॉस थीटा और टी का इधर कंपोनेंट क्या जाएगा टी साइन थीटा, सभी को रिजॉल्व करना पता है। चलिए क्वेश्चन मिटा रहा हूं बच्चों,
ठीक है, अब ध्यान दीजिए, चूंकि दोनों बॉल का इक्विलिब्रियम में है नहीं यहाँ पे, ठीक, अगर इनको हम बैलेंस करके देखें तो ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स, मतलब T cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg। अभी की सिचुएशन ये है, हाँ या ना? हाँ है। अब इस पूरे सैटेलाइट को आप स्पेस में ले गए, ग्रेविटी फ्री रीजन में ले गए, कोई ग्रेविटी नहीं, मतलब वहां कंडीशन क्या होगी? वेटलेसनेस की कंडीशन होगी। भाई वेट किसी बॉडी में क्या होता है? वेट क्या होता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जितने फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करती है, हाँ या ना? वही हमारा वेट होता है, वही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब वहां ग्रेविटी नहीं, तो इसका मतलब है यहां पर तो सिचुएशन ये है, लेकिन जब हम स्पेस में ले गए जहां कह रहा कोई ग्रेविटी नहीं है, तो वहां टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे mg, ग्रेविटेशन फोर्स है ही नहीं, मतलब बॉडी का वेट है ही नहीं स्पेस में, ग्रेविटी फ्री रीजन में, तो मतलब mg की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? जीरो। मतलब cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, और थीटा जीरो कब हो, cos थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब दोनों बॉल किस सिचुएशन में होंगे? मतलब ये हुक है, यहां से जुड़े हैं बिल्कुल ऐसे, और दूसरी स्ट्रिंग बिल्कुल ऐसे होगी। टोटल एंगल इनके बीच कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, दोनों बॉल बिल्कुल ऐसे होंगी, वर्टिकल से 90 डिग्री। यहां देखे ना भैया, वर्टिकल से 90 डिग्री, मतलब ये स्ट्रिंग बिल्कुल ऐसे ऐसे, बिल्कुल इस तरह, और ये वाली स्ट्रिंग बिल्कुल इस तरह। मतलब टोटल एंगल इनके बीच कितना बनना होगा? 180 डिग्री। थीटा कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो कह रहा है बिटवीन द टू स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग के बीच एंगल बताइए, तो दोनों स्ट्रिंग के बीच एंगल कितना होगा? ये थीटा भी 90, ये थीटा भी 90, एक स्ट्रिंग यूं जा रही है, एक यूं जा रही, मतलब टोटल एंगल जो होगा वो होगा 180 डिग्री। हाँ या ना? ठीक। अब कह रहा है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कह रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है। ठीक, बात समझ गए? टोटल एंगल कितना आएगा बच्चों? आंसर क्या होगा? 180 डिग्री। दोनों स्ट्रिंग, एंगल बिटवीन बोथ स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल बताइए कितना होगा? 180 डिग्री। हाँ या ना? मिटा दें इसको, ठीक है, चलिए नोट कर लिया। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। कह रहा व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी। अच्छा, यहां से देखिए जरा इन फोर्सेस को बैलेंस करिए, क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा, एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एफ ई। हाँ या ना? एक एफ ई की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों के बीच देखिए। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, ये एल है, ये एल है, इसको हम, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, ये एल साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसको भी हम एल साइन थीटा लिख सकते हैं। अरे भैया ये ऐसे है कि नहीं है? ये एंगल थीटा है, ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? एल है, साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। हाँ या ना? ये कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा। हाँ या ना? हाँ या ना बच्चों? ठीक है, तो टी साइन, एफ ई की वैल्यू निकालिए, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। एफ क्या होगा? के। इनके बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? दोनों पे चार्ज बराबर है, क्यू क्यू के, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी होगी? ये भी एल साइन थीटा, और यहाँ देखिए ये भी एल साइन थीटा, तो दोनों बॉल के बीच टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? एल साइन थीटा, एल साइन थीटा क्या हो जाएगा? 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, टी थीटा, ठीक है, थीटा क्या होगा? थीटा विल बी द 90 डिग्री। अभी हम लोग निकाल चुके हैं पहले क्वेश्चन में, थीटा क्या है? 90 डिग्री है, वर्टिकल से कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर टी साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर थीटा हमको पता है कितना है? 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? 1 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन साइन 90 1, साइन स्क्वायर 90 मतलब साइन 90 इंटू साइन 90, 1 इंटू 1 1 ही होगा, 4L स्क्वायर। दिस विल बी द टेंशन। क्या इसमें टेंशन नहीं होगी? क्या टेंशन तो होगी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा भैया। यहाँ के जो डिफाइन होता है, के एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मीडियम पे डिपेंड करता है। के की वैल्यू कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। क्या बोलता है? कौन से मीडियम के लिए? एयर स्पेस या एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम में के की वैल्यू यही होती है। के तो आई है, फोर्स वैक्यूम में खत्म तो नहीं आता। दिस विल बी द टेंशन, दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। गेट इट और नॉट? थोड़ा आसान लगा, ठीक है, कठिन के बीच थोड़ा थोड़ा आसान भी कर लेते हैं। हाँ या ना बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है,
करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। कोई भी ब्रिलियंट नहीं है, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं है, सभी का दिमाग एक समान है, जो जितनी प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को ऐसे देख के मत छोड़े, अरे ये हो जाएगा, अरे ना, हो नहीं जाएगा, करके देखिए। और अगर कोई टफ क्वेश्चन है, बार बार लगा के देखिए, बात समझ रहे हैं, उसको बार बार लगाइए, फिर हफ्ते भर बाद फिर से रिवीजन करिए, रिवीजन इज द की, ठीक। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस यही दो चीजें हैं जो सफल और असफल के बीच का डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। बाकी कोई ब्रिलियंट नहीं, कोई कमजोर नहीं, आप सबकी बुद्धि बराबर है, लगे रहिए। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। सारी परिस्थितियां सुगम होगी तब तो कोई भी सफल हो जाएगा, ठीक। जब परिस्थितियां विपरीत हो, सिचुएशन खराब हो, आर्थिक स्थिति खराब हो, और तब दृढ़ संकल्प लीजिए कि नहीं, मैं इस परिस्थिति को बदल के ही रहूंगा, ठीक। तब सफल होने का मजा कुछ और, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।